तो फर्स्ट ऑर्डर की हमने रिएक्शन देखी, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हमने आइडिया लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ देख लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिफरेंस भी देखा। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बराबर समय में बचे हुए का बराबर प्रतिशत खत्म होता है, जबकि शून्य कोटि में हमेशा निश्चित खत्म होता है, निश्चित मात्रा खत्म होती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास nth कोटि की अभिक्रिया ले लेते हैं जिसमें द्वितीय कोटि तृतीय सब आ जाएगा। ठीक है, तो nth कोटि की अभिक्रिया ऑर्डर रिएक्शन, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं nth कोटि में। nth कोटि में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमें सीधे फॉर्मूला याद रखना है 1/n-1। ठीक है, 1/ct की घात n-1 -1/c0 की घात n-1 इज इक्वल्स टू kt। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर चेक करना है कि यार ये हमने सही लिखी है नहीं लिखी है, तो सबसे पहले n का मान 0 रखते हैं। अगर n का मान 0 रखा है तो यह -1 आ जाएगा, 0 -1 -1। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, n का मान 0 रखा तो 1/ct की घात -1 1/c0 की घात -1 बराबर kt। अगर हम देखेंगे किसी की भी घात -1 ऊपर जाएगा प्लस, तो c0 - ct बराबर kt आ जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। तो हमने nth कोटि का जो फॉर्मूला है उसको चेक भी कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये nth कोटि का फॉर्मूला है। हमें nth कोटि का फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको द्वितीय कोटि का फॉर्मूला निकालना है तो n का मान 2 रख देंगे, n बराबर 1 नहीं होगा, बाकी सब मान्य है। ठीक है, तो n 1 के लिए मान्य नहीं है। ऑल्सो अर्धायु अगर हम देखें तो मैंने तुम्हें बोला भी था चैप्टर के शुरू में, जब हम कोटि ज्ञात करने के तरीके पढ़ते थे, तो जो लास्ट तरीका था उसमें मैंने लिखा था T12 अपॉन T12 इज इक्वल्स टू C0 2 अपॉन C0 1 की पावर n-1। वो यहीं से हमारे पास आता है। अर्धायु जो है 1 अपॉन C0 शुरुआती सांद्रता की घात n-1 के समानुपाती होती है। वापस n का मान 0 रख के चेक कर दो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी से वो फॉर्मूला वहां पे जो आया था, वो फॉर्मूला क्या था बताना भाई, T12 पहले का अपॉन T12 दूसरे का बराबर, बोलो, C0 दूसरे का अपॉन C0 पहले का की घात n-1। याद आया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, nth कोटि में हमारे पास T12 इज प्रोपोर्शनल टू 1/C0 की घात n-1। हम कई बार शुरुआती सांद्रता a ले लेते हैं, तो a की घात n-1 भी लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, और T12 इंटू a की घात n-1, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये आ जाएगा कांस्टेंट, समानुपाती का चिन्ह लगाए हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमें याद है कि T12 इंटू a की घात n-1 बराबर कांस्टेंट। हम ये याद रखें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पे निर्भर नहीं करती। n का मान 1 रखेंगे तो दिख भी रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु सांद्रता पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ एग्जांपल याद रखना, एक तो नोट करके लिखना। एक तो मैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बता चुका हूं, ठीक है, NaOH के साथ याद करो। ठीक है, तो हमारे पास NaOH के साथ जब हाइड्रोलिसिस करते थे तो हमारे पास द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, वो हमने पढ़ लिया था। तो हमें क्या याद रखना है, एक तो याद रखना H2 + Cl2, अगर ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और दर जो है लाइट की इंटेंसिटी के समानुपाती होगी। ठीक है, तो एक तो याद रखना ये 0th ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है? दूसरी बात ये याद रखना
FeCl3 plus SnCl2 gives FeCl2 plus SnCl4, यहाँ 2 लगा दे, आयरन बैलेंस से क्लोरीन 3 2 जा 6 2 8 बैलेंस हो गई। ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको याद रखना है, ये तृतीय कोटि की रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे पास nth कोटि। अच्छा, अगर द्वितीय कोटि अगर हमें करना हो तो n का मान 2 रख दे तो द्वितीय कोटि का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है, इसके साथ ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास 0th ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, nth ऑर्डर में हमने सारे कर लिया, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। नाउ आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज मैं एक बार हिंदी कर देता हूं, आप कर लें, ये तो सारे दिख रहे हैं, कोटि निकालनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई, आपको करने पहले वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन करने, उसके पहले क्वेश्चन देख लो। 5 मिनट पश्चात यदि दाब 100 mm से 120 mm हो जाता है तो एक एक घटने की दर ज्ञात कीजिए। किसके घटने की दर ज्ञात करनी है? एक एक घटने की दर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, ए गैसियस हाफ ऑफ बी गैसियस सी गैसियस। 10 मिनट पश्चात, आफ्टर 10 मिनट पश्चात दाब जो है 200 mm ऑफ Hg है, 10 मिनट पश्चात दाब 200 mm ऑफ Hg है, तो अभिक्रिया के पूर्ण होने एवं अभिक्रिया के पूर्ण होने पर दाब 270 है। तो 10 मिनट पश्चात दाब कितना है? 200 mm। अभिक्रिया के पूर्ण होने पे दाब कितना है? 270 mm। तो एक एक घटने की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, CH3CHN है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल है N2 और C6H14 बनाता है। शुरुआती दाब, शुरुआती केवल अभिकारक है, ये गैसियस है, ठीक है। शुरुआती अभिकारक का शुरुआती दाब P0 है, अंतिम दाब आप T टाइम पे दाब कितना है? मिक्सचर का, मिश्रण का दाब है PT, के ज्ञात करना है। तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं आपको पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, अब मैं करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे? 2a से b है, कोटि निकालनी है, एक ही सांद्रता दी हुई है, अर्धायु दी है। अर्धायु का फॉर्मूला क्या लगेगा? अर्धायु पहले की बटे अर्धायु किसकी? दूसरे की, इज इक्वल्स टू C0 दूसरे का बटे C0 किसका? पहले का, की घात क्या लिखेंगे? n-1। यहाँ पे C0 दिया हो या सांद्रता दी हो या दाब दिया हो, एक ही बात है, क्योंकि सांद्रता दाब के क्या है? समानुपाती। तो हम कोई भी दो ले सकते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ 50 या 25 आना चाहिए, 26 कैसे है? देखो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। कई बार जैसे यहाँ 840, तो कई बार एक्सपेरिमेंटल डेटा में थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है, तो कोई खास बात नहीं है, अंदाजा लेना है। तो शुरू में कितना है? 100, बाद में कितना दिया है? 50। C0 कितना दिया है? दूसरे का 2, पहले का सांद्रता कितनी है? 1, इसकी घात क्या है? n-1। जरा देखते हैं कितना रहा है? 2 बराबर 2 की घात n-1, हाँ या ना? देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? n-1 बराबर 1, n बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो हमारे पास n बराबर 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। ये मैंने बताया था अर्धायु का, अगर आपको याद है, अर्धायु शुरुआती सांद्रता A मान लो या C0 मान लो की घात n-1 के समानुपाती, और फिर हमने फॉर्मूला लिख दिया था, या नियतांक आ गया था, और यहाँ पे a की घात n-1 को इधर ले आए थे। अब इससे इसकी तुलना कर लें, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? तुलना करने पे n-1 किसके बराबर है? n-1 2 के बराबर है, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो कोटि क्या हो जाएगी अभिक्रिया की? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आप ध्यान से सुनना। शुरू में अगर समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई, T½ समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा की घात, और यहाँ क्या है? C0 नीचे ऊपर है, ऊपर है, तो A की घात ऊपर चली जाएगी,
तो ऊपर जो n-1 है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस n। वापस से सुनो, टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वृत्त क्रमानुपाती होता है c नॉट की घात n-1 के। जब नीचे से ऊपर हमारे पास क्या आती है, जब हमारे पास जो सांद्रता है नीचे से ऊपर लिखेंगे तो n-1 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस n। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे तो c नॉट की घात कितनी है 1/2। तो हमारे पास आएगा देयरफॉर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 1/2। तो n बराबर, n इधर जाएगा 1/2 इधर आएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास n क्या है 1/2। समझ में आया या नहीं आया? ये कोई इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो c नॉट की घात कितना है 1/2, c नॉट की घात 1/2 है। तो इसकी और उसकी तुलना कर ली। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है पर हम कर सकते हैं। हमें द्वितीय कोटि के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया अगर कभी भी आ जाए तो द्वितीय कोटि में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, nth कोटि का फॉर्मूला क्या है, n-1 1/ct की घात n-1 c नॉट की घात n-1 बराबर kt। n का मान कितना रख देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 1/ct माइनस 1/c नॉट बराबर kt। पर यहाँ पे हमारे पास ना ct दिया है क्वेश्चन में ना c नॉट, हमें क्या दिया है 1/a माइनस एक्स। तो हम क्या लिखते थे, सांद्रता t टाइम पे हम लिखते थे a माइनस एक्स, शुरुआती सांद्रता कितना लिख देते थे a बराबर kt। अब ग्राफ किस किस में 1/a माइनस एक्स, तो इसको इधर ले आते हैं। तो 1/a माइनस एक्स ये y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन आया, kt प्लस 1/a। तो ये y एक्स पे ये हमारे पास ढाल हो गई, ये x एक्स पे, और ये c इंटरसेप्ट आ गया। तो अब हमारे पास OA का मान, इंटरसेप्ट का मान दिया हुआ है, OA का मान दिया है 0.2। तो यहां से यहां ये इंटरसेप्ट कहलाता है c, ये क्या कहलाता है यहां से यहां तक c। तो 1/a यानी इंटरसेप्ट कितना 1/a बराबर कितना दिया हुआ है OA। OA का मान डाल देंगे तो कितना आएगा 1/a इज इक्वल्स टू OA का मान हमारे पास है 0.2। तो A का मान कितना आ जाएगा 1/0.2। ठीक है, A का मान आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या चाहिए K। तो हमारे पास K क्या है, ढाल कितनी दी है tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप K है और K बराबर होता है tan थीटा या tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 है। tan को इधर लाएंगे तो 0.5 बचेगा, तो tan थीटा कितना है 0.5। ये हमारे पास K आ गया, समझ में आया। अब हमें क्या पूछा है, K आ चुका है, A आ चुका है। अब हमें शुरुआती दर R बराबर क्या लिखते हैं, दर कैसे लिखते हैं, R बराबर K CT और शुरू में सांद्रता की घात क्या है 2। तो हमारे पास R बराबर K CT होता है, ये तो होता है R बराबर K इंटू CT की घात 2। तो CT की जगह C नॉट क्यों लिखा, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, शुरुआती दर पूछी है। कौन सी दर पूछी है, शुरुआती दर। तो शुरुआती दर लिखने के लिए हमने CT की जगह क्या लिख दिया C नॉट। K का मान है 0.5 सॉरी, C नॉट का मान कितना है, C नॉट या A का मान, इसे C नॉट भी कहते हैं, A को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दूं C नॉट। तो हमारे पास आएगा 1/0.2 की घात 2। हल कर लेना, आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले OA इंटरसेप्ट है, ढाल हमारे पास क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 0.5, इससे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, कोटि निकालनी है, समय दिया है, यहाँ अर्धायु नहीं दी है और यहाँ अर्धायु दी है, यहाँ समय दिया है, यहाँ अर्धायु दी है। तो हमारे पास x का t बराबर 0 पे px का हमारे पास क्या है 800। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एक एक फॉर्मेट के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। हमारे पास x जो है
इससे y प्लस जेड बन रहा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, t बराबर 0 पे हमारे पास दाब कितना है, आंशिक दाब 800। t बराबर कितने टाइम पे, t बराबर 200 सेकंड पे हमारे पास कितना दिया है, 400। और t बराबर 400 सेकंड पे 200 दिया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का। तो हम करते क्या है, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला 2 बार लगाओ। क्यों, एक बार तो कहां से कहां लगा दो, एक बार तो यहां से यहां लगा दो और एक बार यहां से यहां। तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला 2 बार लगा दो, यानी ये सी नॉट रहेगा हमेशा। पहले इसे सीटी ले लेते हैं, बाद में इसे सीटी। अगर के सेम आ गया तो जीरो ऑर्डर, ठीक है। फिर अगर जीरो ऑर्डर में के सेम नहीं आया तो फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले चेक फॉर जीरो ऑर्डर। शून्य कोटि के लिए हमें चेक करना है, तो शून्य कोटि के लिए कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। जीरो कोटि के लिए हमारे पास सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी। ये आंशिक दाब है तो सी नॉट की जगह हम क्या बोल सकते हैं, पी नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। के सेम आ जाना चाहिए, तो के सेम आएगा यानी एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। के से के काट देंगे तो सी नॉट कितना है, पहले हमने ले लिया 800, पहली बार में हमने टाइम कितना, सी टी कितना लिया 400। तो समय हमारे पास क्या आया, के तो सेम होना चाहिए जीरो ऑर्डर, समय हमारे पास यहाँ 200 आ गया, 0 से 200। अब हमारे पास क्या आया, शुरू में हमने वापस से 800 ले लिया सी नॉट, सी टी अब हमने कितना लिया 200, सी टी 200 लिया और समय हमारे पास कितना आ गया 400, 0 से 400। चेक करो एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है क्या, ये तो आया 400, ये आया 600, ये आया 200, ये आया 400। एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं आया, यानी जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया नहीं है। तो ये जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया नहीं है। अब क्या करेंगे, चेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम कोटि के लिए चेक करो, प्रथम कोटि का फॉर्मूला 2 बार लगा दो। डायरेक्ट लगा रहा हूं, एल एन सी नॉट कितना है 800, सी टी कितना है 400, के कट जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है शुरू में 200, वापस से लगा दो। एल एन सी नॉट कितना है आपके पास 800, सी टी कितना है आपके पास 200, के इंटू टाइम कितना लगेगा आपके पास 400। चेक करते हैं जरा, ये आया एल एन 2, ये आया एल एन 2 4 जा 8 4, तो ln 2 लिख दिया और यहाँ पे ln 2 की घात 2 को क्या लिख दिया, ln 2 की घात बाहर आ जाती है, तो 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। 200 दूनी 400, के तो कट ही जाएगा, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आंसर क्या हुआ, आंसर फर्स्ट ऑर्डर। वापस से सुनो एक बार और, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला 2 बार लगाया। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, ln C नॉट बाय सी टी बराबर के टी। तो सी नॉट हमारे पास कितना है 800, सी टी कितना है 400 बराबर के इंटू टाइम। वापस से एल एन सी नॉट बाय सी टी बराबर के टी, के इंटू 400, के से के कट गया 200/400 1/2। तो यहाँ तो आया एल एन 2, यहाँ कितना आया एल एन 2 की घात 2, तो 2 बाहर आ गया 2 एल एन 2, एल एन 2 से एल एन 2 कट जाएगा तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो के चेक कर सकते हैं, या फिर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला 2 बार लगाया, अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाता तो समझ जाते जीरो ऑर्डर। नहीं आया, जीरो ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है, नहीं हमने समझ लिया है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहां अर्धायु दी है तो कौन सा, जैसे अर्धायु दिख जाए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टी हाफ। वहां पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, यहां समय नहीं दिया, अर्धायु दी है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, समय। तो याद रखना है दोनों क्वेश्चन के फॉर्मेट ध्यान रखना, टी हाफ पहले का अपॉन टी हाफ दूसरे का बराबर, हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं, पी नॉट शुरुआती किसका, दूसरे का, अपॉन पी नॉट किसका, या सी नॉट में भी हमें याद है फॉर्मूला तो हम वो लिख देंगे n-1। हमने फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो पहले का टी हाफ, कोटि निकालने के तरीकों में मैंने लास्ट तरीका में मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा था। तो पहले का टी हाफ कितना है 60, दूसरे का कितना है 120,
पहले का दाब 200, दूसरे का 400 की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। घात कितनी है n-1, जरा चेक करते हैं। या 1/2 या 2 की घात n-1, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 की घात क्या आ जाएगा -1 बराबर 2 की घात n-1। देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू -1 n बराबर यहाँ 0th ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 इधर से चालू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, शुरू में सबसे पहले अभिक्रिया लिख लो। A गैसियस, B गैसियस प्लस C गैसियस। ठीक है, अब क्या बोला है, 5 मिनट पश्चात दाब जो है 100 से, अब कुछ नहीं दिया तो शुरू में मान लेते हैं, शुरू में दाब कितना है 100 मानना पड़ेगा ऐसा, वरना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट पश्चात t बराबर 5 मिनट पे 100 माइनस x 1x, ये 1x जाएगा तो ये 1x बनेगा, ये 1x। ठीक है, तो 5 मिनट पश्चात ये 5 मिनट पे हमारे पास ये कितना गया 100 माइनस x और x। ठीक है, ए के घटने की दर हमें निकालनी है। तो शुरू में हमने 100 मान लिया कि 5 मिनट पश्चात दाब यहाँ से यहाँ बदलता है, तो हमारे पास इन तीनों का जोड़ कुल दाब हमारे पास कितना आएगा 120। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, x से x गया तो हमारे पास क्या आया, x बराबर कितना आएगा 20। x बराबर 20 से यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मिनट पश्चात ये आ जाएगा 80। देयरफॉर हम कैसे करेंगे, औसत दर R औसत कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ए में कितना बदला हुआ देखो, ए में बदला हुआ शुरू में 100 था, बाद में कितना रह गया 80। तो 100 था शुरू में, बाद में कितना रह गया 80। समय का कितना चेंज हुआ 5 मिनट, तो कितना आया हमारे पास 20/5। तो mm ऑफ Hg पर मिनट हमारे पास आ गया 4 mm ऑफ Hg पर मिनट। औसत दर आ गई ए की, तो ए की हमारे पास क्या बोल रहा है, ए के घटने की दर, ए के घटने की दर आ गई है। ठीक है, अब माइनस लगाते हैं यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना मैंने डायरेक्ट ही लिया है, अगर माइनस लगाते तो यहाँ क्या लेते 80 माइनस 100 लेते, अंतिम दाब माइनस शुरुआती दाब, पर वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में समझ में आया, हमें ये लिखना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लिखना आ गया तो हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। शुरू में हमने 100 मान लिया क्योंकि ये कह रहा है कि 5 मिनट पश्चात 100 से 200 120 हो गई, तो 5 मिनट पश्चात 120 हो गई, ये प्लस ये कुल दाब कितना हो गया 120, पर शुरू में हमने 100 मान लिया। तो इन तीनों का जोड़ किसके बराबर दिया है 120 के बराबर, और इससे हमने x निकाल लिया, x का मान यहाँ रख देंगे तो 80 आ जाएगा। ये कितना आया 80, ये 80 आया। अब हमारे पास औसत दर क्या होती है माइनस डी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये घट रहा है तो माइनस साइन यहाँ लगा दिया, अंतिम माइनस शुरुआती अपॉन टाइम, टाइम का बदलाव, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं रब कर देता हूं। प्रश्न नंबर 8, ए हाफ बी सी। सबसे पहले अभिक्रिया लिखो, ए गैसियस हाफ ऑफ बी गैसियस प्लस सी गैसियस। ठीक है, यही दिया है। अब हमें क्या दिया है 10 मिनट पश्चात हमारे पास दाब दिया है और अंत में दाब दिया है। तो शुरू में हमें दाब नहीं दिया है, t बराबर 0 पे हमने दाब मान लिया P0, ये हमने 0 मान लिया। कुछ देर बाद यानी कितनी मिनट बाद 10 मिनट पश्चात, 10 मिनट पश्चात P0 माइनस x हाफ x और x, और हमें t बराबर अनंत पे, यानी अभिक्रिया जब खत्म हो गई, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दाब कितना है
270, तो हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा अभिकारक। जब अभिक्रिया पूर्ण हो गई, अभिकारक कितना बचा, जीरो। ये कितना बचा, हाफ ऑफ पी नॉट, ये कितना बचा, पी नॉट। तो देयरफॉर हमारे पास कहानी क्या है, देयरफॉर हमसे क्या बोल रहा है, एक एक घटने की दर। सबसे पहले पी नॉट हम निकाल लें, पी नॉट हम निकाल लें, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें कौन सा 10 मिनट पे हमें क्या दिया है, 10 मिनट पे हमें पी नॉट माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना दिया है, 120 नहीं 200, ये 200 दिया है, ठीक है। तो हमारे पास पी नॉट प्लस हाफ एक्स बराबर 200 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या दिया है, अंत में 270, तो अंत में ये प्लस ये एंड इनफाइनाइट पे t बराबर इनफाइनाइट पे हमें कितना दे दिया है, हाफ पी नॉट। हम फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं या कोई भी ऑर्डर हो, इनफाइनाइट मतलब पूरा जब जितना समय निकल सकता था निकल गया। ये 270 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो पी नॉट बराबर 2/3 इंटू 270, ठीक है। तो ये पी नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, पी नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, 180 आ गया पी नॉट। पी नॉट का मान समीकरण नंबर 1 में डाल दो, तो 180, तो ये आ गया 20 और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 40, ठीक है। पी नॉट है 180, 180 यहाँ रखा, 200 में से 180 गया 20, 20 दूनी 40, ये 40 mm प्रेशर आ गया, ये इतना आ गया फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 एंड 2 के मान को रखने पे हमारे पास क्या आ गया, पी नॉट आ गया और x आ गया। अब हमसे क्या बोला है कि हमें औसत दर निकालनी है, तो ये हम ले लेते हैं। तो हमारे पास औसत दर क्या होगी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या होगा, ए का बाद वाली हमारे पास, अब ये क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आएगा क्योंकि एक एक घटने की दर बोल रहा है। एक एक घटने की दर हमारे पास क्या हो जाएगी, पी नॉट माइनस एक्स माइनस पी नॉट और इसके आगे माइनस आएगा। इसी को हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कह सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो, ए के घटने की दर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो अंतिम में कितना है, 10 मिनट पे पी नॉट माइनस एक्स, शुरुआती ये कितना है, माइनस पी नॉट, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ माइनस साइन अपॉन टाइम कितना है, अंतिम में 10 और शुरू में 0, तो 10 माइनस 0। तो पी नॉट का मान डाल देते हैं, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। माइनस पी नॉट, यही है, माइनस पी नॉट प्लस एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी नॉट अपॉन 10, यही आ रहा है। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 40/10। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है कि कितना a घटा इस दौरान, तो इसमें से इसे घटा दिया, तो पी नॉट माइनस एक्स माइनस पी नॉट, तो इसमें से इसे घटाया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस पी नॉट प्लस पी नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 10, 40/10 यानी 4 हमारे पास आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। CS3 होल ट्वाइस, जो भी है हमारे पास रिएक्शन है, A गिव्स B प्लस C, ऐसे लिख लिया करो, इजी लगेगा। A गिव्स B प्लस C, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, शुरुआती दाब कितना है, P नॉट, A का मान लेते हैं 0 है, ये 0 है, ठीक है। T बराबर 0, T बराबर T टाइम पे हमें P नॉट माइनस एक्स और x। अब हमें क्या दिया है, फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर एट टाइम t इज PT, K निकालना है। तो P नॉट माइनस एक्स प्लस x बराबर PT दिया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, PT माइनस पी नॉट। देयरफॉर हम कुछ नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर मानते हैं, ये एलिमेंट्री लिख लेना, ये प्राथमिक अभिक्रिया लिख लेना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास K क्या हो जाएगा, लिख लेना सब लोग, एलिमेंट्री प्राथमिक
तो एलिमेंट्री है यानी प्राथमिक अभिक्रिया है, तो K बराबर क्या होगा 1/T ln C0 बाय Ct। 1 टाइम कितना है T ln C0 शुरुआती सांद्रता कितनी है P0, Ct कितना है P0 माइनस x, पर x का मान डालना पड़ेगा, x क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। P0 x का मान है Pt माइनस P0, तो हमारे पास क्या आएगा 1/T ln P0 माइनस माइनस प्लस 2P0 माइनस Pt, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं ताप की। ठीक है, अभिक्रिया की दर जो है, हमने क्या देखा, अभिक्रिया की दर कैसे निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर होती है K इंटू सांद्रता की घात कोटि, यही होता है K इंटू सांद्रता की घात कोटि, हम ये लिखते हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, जो ये सांद्रता थी ये बदल रही थी, पर अब सांद्रता क्या है, ये नियत है, लिख लो भाई इसे, नियत है, कांस्टेंट है, और ये K क्या है हमारे पास, ये ताप पे निर्भर करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तापमान पे निर्भर करता है। तो यानी हमारे पास कहानी क्या है, हम अभिक्रिया की दर को दो तरीके से बदल सकते हैं। अभिक्रिया की दर को कैसे बदल सकते हैं, या तो क्या बदल दो, सांद्रता बदल दोगे R बदल जाएगा, हमने करके देखा। ठीक है, या K बदल दोगे तो भी R बदल जाएगा। क्या बदल दोगे, K बदलोगे तो भी R बदल जाएगा, यानी R जो है K पे और सांद्रता पे दोनों पे निर्भर करता है। तो हमारे पास जो अभिक्रिया की दर है वो K पे निर्भर हो गई, यानी अगर मैं ऐसा कहूं देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि हम भाग देंगे R1/R2 बराबर हम क्या लिख देंगे K1/K2 या K इनिशियल अपॉन K फाइनल कर दें, R इनिशियल अपॉन R फाइनल कर दें, कि यार अगर हमारे पास तापमान बदलता है, तापमान बदलने पे कौन बदलेगा, तापमान बदलने पे R बदलेगा क्योंकि K बदल रहा है। ठीक है, तो तापमान बदलने पे K बदलता है, R बदलता है, एक ही बात है। मैंने कहा यार अभिक्रिया की दर दुगनी हो, तो K भी क्या हो गया, दुगना। तो अभिक्रिया की दर का जो अनुपात है वही K का अनुपात है, यानी दर नियतांक का अनुपात बोलूं या R का अनुपात बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस भाग में, चैप्टर के इस भाग में किसे नियत रखेंगे, बोलो भाई, सांद्रता को। कौन बदलेगा, K। अब हमारे पास में दो थ्योरी है, तो पहली थ्योरी पढ़ते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में हम TC से शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, स्कूल वाली TC नहीं है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सिंपल सी बात है। देखो क्या होता है, ऐसा बोला गया कि जब अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया गया तो अभिक्रिया की दर दुगनी से तिगुनी हुई। वापस से मैंने क्या बोला, जब अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया तो अभिक्रिया की दर कितनी हो गई, अभिक्रिया की दर दुगनी से तिगुनी हो गई। तो अभिक्रिया की दर का अनुपात जो है वो किसका अनुपात है, जो अभिक्रिया की दर का अनुपात है वो K का अनुपात है। या K बढ़ जाएगा या अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया, तो 25 से 35 यानी 10 डिग्री का अंतर जब भी होगा तो अभिक्रिया की दर दुगुनी से तिगुनी हो जाती है। और इस दुगुनी से तिगुनी को ही हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक क्या है, ये 2 to 3 टाइम्स जो हुआ, 2 से 3 गुना जो हुआ उसी को हम ताप गुणांक बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई बोले ताप गुणांक 3 है तो हम क्या समझेंगे, अभिक्रिया की दर 3 गुना हो गई। यानी 25 डिग्री से 35 डिग्री पर जब अभिक्रिया को लाए तो हमारे पास उसकी दर कितने गुना हो गई, 3 गुना। यानी इसको हम यूं कह सकते हैं, R अंतिम अपॉन R शुरुआती बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 गुना हो गई। या हम इसे K फाइनल अपॉन K इनिशियल भी कह सकते हैं, या ताप गुणांक तो है ही। तो ताप गुणांक का मतलब है कितने गुना हमारे पास अभिक्रिया हुई। तो अभिक्रिया 3 गुना हो गई तो ताप गुणांक कितना है, 3 गुना।
समझ में आया? तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कहानी, मान लो एक क्वेश्चन आया, लिखना प्रश्न क्या है, हमारे पास ये बोला गया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिखते जाओ 20 डिग्री, इसमें कुछ याद करने का नहीं है, समझ लो बस, दैट्स इट। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि अभिक्रिया की दर 2 इंटू 10 की घात -3 मोलरता प्रति सेकंड है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि अभिक्रिया की दर 2 इंटू 10 की घात -3 मोलरता प्रति सेकंड है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है। कैसे? अच्छा, इसका ताप गुणांक कितना दिया है? ताप गुणांक यदि 2 दिया हुआ है, हम 2, 3 जो भी दिया है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी 10 डिग्री बढ़ाने पे 20 से अगर मैं 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाऊंगा तो अभिक्रिया की दर 2 इंटू 10 की घात -3 कितने गुना हो जाएगी? दुगुना, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू 10 की घात -3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो ताप गुणांक है वही उतने गुना हो जाएगी, यानी अभिक्रिया की दर 10 डिग्री बढ़ाने पे उतने गुना हो जाएगी जितने गुना ताप गुणांक है। यानी 2 से गुणा कर दिया, 2 से क्यों किया? क्योंकि ताप गुणांक 2 है। अगर ताप गुणांक 3 होता तो किससे गुणा कर देता? 3 से। अच्छा, वापस से 10 डिग्री बढ़ाओ भाई, 30 से 40 डिग्री ले जाओ, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी? 8। क्यों? इसको दुगना रखो, इस पे 30 डिग्री पे जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे ताप गुणांक 2 है तो दुगनी हो जाएगी। फिर अच्छा 50 पे तुम बताओ, बिल्कुल सही, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास अगर अभिक्रिया की दर देखें तो कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 10 की घात -3। अच्छा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगी 16, यानी 32 इंटू 10 की घात -3। तो आंसर क्या आएगा? 3.2 इंटू 10 की घात -2, एक बिंदु यहां लगा दो, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ यानी हमारे पास क्या बोल रही है थ्योरी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है यदि ताप गुणांक 2 है। तो ताप गुणांक जितना है उतना ही गुना हो जाते हैं। ताप गुणांक 3 होता तो यहां लिखते 2 तिया 6, यहां लिख देते 6 तिया 9। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं आर्हेनियस की। अब दूसरा भाग हमारे पास आता है, तो आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले टॉपिक डाल दो, आर्हेनियस इक्वेशन, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, यानी अभिक्रिया की दर की तापमान पे निर्भरता। अब हमने देखा R क्या है? के समानुपाती है। R के समानुपाती है तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं? हम R या के लिख दें, K इज इक्वल्स टू A e की घात -EA/RT। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण में यहां पे हमें ध्यान रखना है कि K क्या है? दर नियतांक। लिखते जाना भाई, K बराबर दर नियतांक, रेट कांस्टेंट हमें पहले से पता है, A आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा, ये लिख लेना, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ए क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। के तो हमें पहले से पता है, के होता है रेट कांस्टेंट, दर नियतांक, आवृत्ति गुणांक, ठीक है, ये सक्रियण ऊर्जा, आर पता है, ये टी केल्विन में तापमान है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या? के बराबर ए की घात -E/RT, कौन सी इक्वेशन है? आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन को, इसको जरा लॉग में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? K/A ले लेते हैं, देयरफॉर हमारे पास आएगा K/A इज इक्वल्स टू E की घात -EA/RT। ठीक है, तो यहां आ जाएगा ln, E को इधर लाते हैं तो ln हो जाता है। मैंने बता दिया था लॉग में कैसे करते हैं,
ln k बाय a इज इक्वल्स टू EA माइनस बी है अपॉन RT। ठीक है, तो log ले लेंगे ln log a ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln a। इसी या तो ये समीकरण याद कर लो, ये हमारे पास समीकरण आ गया log के मान में, या ln को log में परिवर्तित कर दो, log k बराबर माइनस 2.303 आएगा, 2.303 कहां चला जाएगा नीचे, अपॉन 2.303। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है, मोशन का जो YouTube चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। RT प्लस log, ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी, ये y एक्स पे ले लेते हैं, ये ढाल हो गई m, ये x और ये c। तो हम किस किस के मध्य ग्राफ बना रहे हैं, हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t एंड 1/t। ठीक है, ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t, log k और 1/t के मध्य ग्राफ है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो इसके बीच में ग्राफ बनाना है, log k यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1/t। log k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसे बनता है समझना, ढाल ऋणात्मक है, धनात्मक है, ऋणात्मक ढाल है, तो हमारे पास आ जाएगा, और यहां पे ये स्लोप हो जाएगा log k वर्सेस 1/t का EA अपॉन 2.303R माइनस में, तो स्लोप ढाल बराबर क्या आ गई, माइनस EA अपॉन 2.303R, ये हमारे पास ढाल आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ भी आ गया, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ln में बनाना होता तो ln में 2.303 नहीं आता। ठीक है, ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, माइनस ई अपॉन आर, और ये इंटरसेप्ट आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी यहां से यहां तक का मान हो जाएगा log a, चाहे तो लिख लो log a, ये हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, वापस से सुन लो एक बार। सबसे पहले हमने आरेखीय समीकरण लिखा, k बराबर a की घात माइनस e अपॉन RT। k क्या होता है, दर नियतांक, a क्या होता है, आवृत्ति गुणांक, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। फिर हमने a को नीचे लिया है, इस e को जब इधर लाया ln हो गया, माइनस e अपॉन RT बच गया। ln को log लिखते हैं 2.303 log, ये मैं बता चुका हूं, ये रहा। और log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, ये इधर आया प्लस में हो गया। ठीक है, 2.303 से भाग, इसको भाग दे दिया, यहां से भी 2.303 निकलेगा, यानी तीनों को 2.303 से भाग दिया, ये कट यहां का कट गया, यहां का कट गया, यहां बच जाए। इन दोनों में ग्राफ बनाया, log k वर्सेस 1/t। हमें पता है y बराबर ये ढाल है mx प्लस c, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये ढाल। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण याद रख लो, ये याद रखना है, ये आपको पसंद है, ये याद रख लो, या ये याद रख लो, कोई भी याद रख लो। तो माइनस ई अपॉन 2.303 आर क्या आ गया, हमारे पास ढाल आ गई इस ग्राफ। ठीक है, अच्छा नोट डाल के नीचे लिखना, सब लोग लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के क्या लिखेंगे कि e की घात माइनस ए अपॉन आर टी जो है, लिखना e की घात माइनस ए अपॉन आर टी, अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो, प्रभाज में लिखना है तो, ठीक है, तो भिन्न में या प्रभाज में लिखना है तो e की घात माइनस ए अपॉन आर टी ऐसे अणुओं के प्रभाज को बताता है, लिखना e की घात माइनस ए अपॉन आर टी ऐसे अणुओं के प्रभाज को बताता है जिनकी ऊर्जा
सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है। वापस से लिखना, ई की घात माइनस ये अपॉन आर टी ऐसे अणुओं के प्रभाज को बताता है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक या उसके बराबर है। लिख लिया। याद रखना, यहाँ पे सब लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है, ये वास्तविकता में हमें संख्या बता रहा है। किसकी? ऐसे अणुओं के प्रभाज या संख्या को बता रहा है जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है। अभी सक्रियण ऊर्जा पे थोड़े से हम ग्राफ और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ की ये कहानी है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने यहाँ पे अभी तक ये देखा कि हमारे पास सबसे पहले कहानी क्या है। सबसे पहले हमने आर्हेनियस इक्वेशन देखा, लॉग में संबंध देखा, ग्राफ बना लिया और ई की घात माइनस ई अपॉन आर टी देख लिया। अच्छा, आर्हेनियस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा होगी तो उत्पाद बनेगा। तो नीचे लिखना, आर्हेनियस के अनुसार अणुओं में सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ सही दिशा की टक्कर भी जरूरी है। सही दिशा की टक्कर भी जरूरी है, यानी उसने बोला कि आपके पास सक्रियण ऊर्जा भी होनी चाहिए और सही दिशा में टक्कर भी होनी चाहिए। यानी कभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपसे बोल दिया कि आर्हेनियस ने बोला सही दिशा में टक्कर होगी उत्पाद बन जाएगा, गलत। आर्हेनियस ने बोला सही दिशा में टक्कर होने के साथ साथ सही सक्रियण ऊर्जा भी होनी चाहिए। कम सक्रियण ऊर्जा हुई तो उत्पाद नहीं बनेगा, सही दिशा में टक्कर नहीं हुई तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो इसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसे हम कॉलिजन थ्योरी भी कह सकते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, देखो मान लो ए बी है, ए बी ए के साथ मिलके A2 बनाता है प्लस बी बच जाता है। ठीक है, तो ये ए क्या है हमारे पास, छोटा, बी क्या है हमारे पास, बहुत बड़ा, ये ए। ठीक है, इन दोनों को मिला रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, बी की टक्कर ए से होगी तो उत्पाद बनेगा क्या? यानी ये बी जो है ये ए से टकराएगा तो क्या उत्पाद बनेगा? बिल्कुल भी A2 नहीं बनेगा। तो A2 के बनने की संभावना यहां पे नहीं है। अगर मान लो, ये पहला केस, अगर मान लो ऐसा होता, इधर बी होता, इधर ए होता, प्लस ए होता, तो सही दिशा में टक्कर अब हो रही है क्या? बिल्कुल है। सही ऊर्जा और सही दिशा में टक्कर होगी तो उत्पाद यहां पे बन जाएगा। तो आर्हेनियस के अनुसार हमारे पास क्या होनी चाहिए, सही दिशा में यहां पे भिड़ंत या टक्कर होनी चाहिए, तभी A2 बन पाएगा, वरना A2 नहीं बन पाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं। अब यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली। अब हमारे पास आर्हेनियस ने एक तो ये बोला, अब 2 फॉर्मूले आए, किसका? लॉग के 2 फॉर्मूले आए। लॉग के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग ए। ठीक है, तो उन 2 अलग अलग लॉग के मान से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे समझना, मान लो T1 टेम्परेचर पे या इनिशियल ताप पे Ki है, लॉग Ki बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 R इंटू TI प्लस लॉग ए। T इनिशियल तापमान पे K इनिशियल हमें दिया। ठीक है, अगर हमें K फाइनल निकालना है, माइनस ए अपॉन 2.303 RT फाइनल प्लस लॉग ए। T1 जब तापमान है तो K1 है, T2 जब तापमान है तो K2 है। ठीक है, या इसमें से इसे घटा देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में से जब एक को घटाएंगे लॉग ए कट जाएगा, इसमें से इसे घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और मैं बता रहा हूं क्या आएगा, देयरफॉर आएगा लॉग के फाइनल अपॉन के इनिशियल। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस अंदर ले लेंगे ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन टी इनिशियल माइनस 1 अपॉन टी फाइनल।
इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं log k final अपॉन k इनिशियल इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T final माइनस T इनिशियल अपॉन T इनिशियल T फाइनल। हाँ है ना। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर T फाइनल ज्यादा है तो ये इसमें से इसे घटाएंगे तो धनात्मक आएगा, ये धनात्मक दिया है तो ठीक है। तो ये दोनों अगर धनात्मक हुए तो K फाइनल लॉग में हमारे पास ऊपर वाली संख्या कब बड़ी होती है, ऊपर वाली संख्या जब बड़ी होती है जब लॉग धनात्मक हो। यानी अगर हमारे पास कहीं पे भी लॉग मान लो 2/1 लिखा हो मान लो, ठीक है, तो ये धनात्मक आएगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो log 1/3, नीचे वाला बड़ा हो तो log क्या आएगा, ऋणात्मक, log का मान ऋणात्मक, ये बात ध्यान रखना है। यानी अगर log में ऊपर वाला बड़ा है तो धनात्मक, यानी अगर ये धनात्मक आ रहा है तो log में ऊपर वाला बड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो तापमान नियत है तो तापमान को बाहर ले लेंगे और ये बदल रहा है K के साथ, तो हम ये लिख सकते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं, ये नॉर्मल ही लिख देता हूं, ठीक है। log ऑफ K फाइनल अपॉन K इनिशियल बराबर ये को अंदर ले जा रहा हूं 1/2.303 R। मान लो तापमान नियत है, तापमान बाहर आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा बदल रही है। यानी अगर कैटलिस्ट बदलेगा, यानी मान लो कैटलिस्ट पहले यूज कर रहे थे, पहले उत्प्रेरक यूज कर रहे थे, तब सक्रियण ऊर्जा ये थी। जब सक्रियण ऊर्जा EAF हो गई तो हमने कैटलिस्ट यूज किया होगा, तो हमारे पास जब उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं निश्चित ताप पे। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, K की तुलना कर सकते हैं यहां से, तो हमें log का ये फॉर्मूला याद रखना है कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन T इनिशियल T फाइनल, ठीक है। इस पे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ग्राफ बनाएंगे, 2-3 ग्राफ है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर यहां पे खत्म, ठीक है। तो हम ग्राफ बना रहे हैं, पहला बना रहे हैं हम एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं। तुम लिख लेना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लिख लो भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, पहले मैं बनाता हूं, उसके बाद बनाना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाना इस ग्राफ को ध्यान से। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान रखें, अभी बाहर थोड़ी सी स्थिति का ध्यान रखें, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास यहां से यहां तक हमारे पास इसे कहते हैं दहली ऊर्जा, लिख लेना ई थ्रेशोल्ड, इंग्लिश में तो हम ई थ्रेशोल्ड कह देंगे, हिंदी में आप कहोगे दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा लिख लो इसे, ठीक है। यहां पे हमारे पास इन दोनों के मध्य का जो अंतर आएगा इसे हम कह देंगे डेल्टा एच, ये हमारे पास डेल्टा एच कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मान लो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास उत्पाद है, प्रोडक्ट। तो जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यह भी कारक है, उत्पाद है, डेल्टा एच है, दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा का मतलब है शून्य से अधिकतम ऊष्मा, जीरो से, यहां पे ऊर्जा कितनी है, जीरो, जीरो से मैक्सिमम एनर्जी जो आई
जो अधिकतम ऊर्जा का बदलाव आया जीरो से, वो हमारे पास क्या है, दहली ऊर्जा। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। परिवर्तन, ट्रांजिशन देख लेना आप, जो भी है ना। अब हमारे पास ये क्या है, ये है EF, अग्र दिशा की सक्रियण ऊर्जा। यहां क्या क्या देंगे, EAB, पश्चिम दिशा की सक्रियण ऊर्जा। ये अग्र दिशा की सक्रियण ऊर्जा, पश्चिम दिशा की सक्रियण ऊर्जा, ये हमारे पास दहली ऊर्जा। अच्छा, उत्पाद की ऊर्जा को EP कह देंगे, ठीक है। अभिकारक की ऊर्जा को ER कह देंगे। क्लियर है? ये तो हमने बना लिया किसके लिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखना उसमें क्या होता है। तो अगला हमारे पास है सेकेंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ग्राफ बना लो। ठीक है, प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है, उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। तो यहां से यहां तक हमारे पास कौन सी ऊर्जा है, दहली ऊर्जा, E थ्रेशोल्ड, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये आपके पास है डेल्टा H, यहां से यहां जो है ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा H, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद की ऊर्जा, ये अभिकारक की ऊर्जा। ठीक है, यहीं पे मैं अगर मान लो मैं उत्प्रेरक काम में लेता यहां या यहां, तो हमारे पास क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा घट जाती। मान लो उत्प्रेरक ले लिया है, यहां उत्प्रेरक ले लिया है, तो उत्प्रेरक की हमारे पास कहानी क्या है, उसकी जो सक्रिय ऊर्जा है वो घट जाएगी, वो जाएगा EAF डैश। यहां क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक के साथ EAB डैश, ये हो जाएगा EAB डैश। ठीक है, यहां पे भी अगर मान लो उत्प्रेरक काम में लिया तो सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देगा, तो हमारे पास दहली ऊर्जा भी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, उत्प्रेरक के साथ दहली ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अभी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके पास हो गई EAF डैश, ठीक है, और यहां पे आपके पास ऊर्जा जो हो गई वो हो गई ये रही EAF, यानी उत्प्रेरक की वजह से हमारे पास अग्र दिशा की सक्रिय ऊर्जा घट गई। ठीक है, यह हमारे पास पश्चिम दिशा की सक्रिय ऊर्जा EAB डैश, ये घट गई, और ये क्या है, यहां पे आपके पास आ जाएगा EAB, ये ठीक है। अब ध्यान से हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारे पास अग्र दिशा और पश्चिम दिशा की सक्रिय ऊर्जा उत्प्रेरक को लेने पे घट गई। ठीक है, तो लिख लो यहां पे, यहां लिख लो विद कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के साथ। क्या लिखोगे यहां पे, उत्प्रेरक के साथ। ठीक है, ये बिना उत्प्रेरक के, लिख लो इसमें विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। ठीक है, बिना उत्प्रेरक के। तो हमारे पास डेल्टा H को जरा देखें,
तो डेल्टा एच हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा ई ए, अब ध्यान से सुनना, डेल्टा एच हमारे पास क्या हो जाएगा ई एफ माइनस ई बी, चाहे हम किसके साथ देखें, उत्प्रेरक के साथ, चाहे उत्प्रेरक के बिना देखें। तो ये उत्प्रेरक के साथ और ये बिना उत्प्रेरक के, तो क्या लिखेंगे डेल्टा एच ई एफ माइनस ई बी, ई एफ माइनस ई बी। अच्छा अगर उत्प्रेरक के साथ लिखना है तो भी क्या आएगा ई एफ डैश माइनस ई बी। अब देखो हमारे पास एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया डेल्टा एच धनात्मक आना चाहिए, यानी इसमें से इसे घटाया तो धनात्मक आएगा। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक वाले को के में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो बचेगा, डेल्टा एच तो बचेगा। या फिर ये देखो, ये ई एफ देखो, तो ई एफ इस पूरे में से इस पूरे को घटा दोगे क्या बचेगा, डेल्टा एच। तो चाहे उत्प्रेरक के साथ देखो चाहे उत्प्रेरक के बिना देखो, डेल्टा एच का मान क्या रहता है, सेम रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा एच का मान क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, हम ईपी और ईआर के मान में भी देख सकते हैं, उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। अब चाहे ये फॉर्मूला यहां लिखूं या यहां लिखूं, सेम फॉर्मूला आएगा। देख लो डेल्टा एच क्या होगा, ई एफ माइनस ई बी अधिक है, ई एफ में से ई बी घटाएंगे ऋणात्मक आएगा, तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा, इसका डेल्टा एच ऋणात्मक आ जाएगा ऑटोमेटिक, और इसका डेल्टा एच क्या आएगा, इसका डेल्टा एच धनात्मक आ जाएगा। पर ये जो फॉर्मूला है ये दोनों में क्या है, समान लगेगा, फॉर्मूला दोनों में एक जैसा लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक ही फॉर्मूला, चाहे इसके लिए देखें चाहे इसके लिए देखें, चाहे उत्प्रेरक लगाएं चाहे ना लगाएं। अब नोट डाल के लिखो यहाँ पे, ये बना लो, वीडियो पॉज करो, ये बना लो, ठीक है, बना लिया। अब उसके बाद क्या करो, सबसे पहले लिखो नीचे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की एंथैल्पी को नहीं बदलता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की एंथैल्पी को नहीं बदलता है, वह केवल सक्रियण ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा को बदलता है, वह केवल सक्रियण ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा को बदलता है। उत्प्रेरक किसे नहीं बदलता है, उत्प्रेरक किसे नहीं बदलता है बताओ, सबसे पहले उत्प्रेरक कभी भी डेल्टा एच को नहीं बदलेगा, और किसको नहीं बदलेगा, उत्प्रेरक बाकी सबको बदल रहा है। देखो इसको बदल रहा है, इसको भी बदल रहा है, इसको भी बदल रहा है, तो दहली ऊर्जा भी घट गई तो उत्प्रेरक के साथ। अब तुमसे पूछ लें कि दहली ऊर्जा को जोड़े तो क्या आएगा, देखना जरा किस किस को जोड़ने पे दहली ऊर्जा आएगी। क्या मैं यहां से यहां तक की दहली ऊर्जा है, क्या मैं ई एफ डैश और ई आर को जोड़ दूं, ई आर प्लस ई एफ डैश किसके बराबर है, देख लो, ई एफ डैश प्लस ई आर बराबर उत्प्रेरक के साथ की दहली ऊर्जा हो गई। या ई थ्रेशोल्ड कैसे आया, ई एफ और ई आर को जोड़ दो, ई एफ प्लस ई आर, देख लो तुम यहां से यहां प्लस यहां से यहां, तो ये प्लस ये बराबर ये पिंक वाली लाइन आ जाएगी, हाँ या ना, क्लियर हो गया। हमें ध्यान रखना है, तो यहां पे अब हम क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन जो मैं लिख रहा हूं वो देखना, ठीक है। क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया के लिए 40 जूल ऊर्जा निकल रही है। अच्छा एक बार बताओ, उष्मा शोषी शेपी है, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा -40, इसकी सक्रियण ऊर्जा दी है तो पश्च अभिक्रिया यानी इसको उल्टा कर दिया, इसकी सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ई एफ दिया हुआ, ये भी दिया है, डेल्टा एच निकालना है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास एक समीकरण दिया है, ई ए और ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ई ए और के दिया है, ए भी दिया हुआ है, टी बराबर अनंत पे के निकालना है, ठीक है, ई ए बराबर 0 अगर आ जाएगा तो भी के निकालना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इतने अणु जो है वो सक्रिय है, तो ये निकालना है। K1 दिया है, K2 दिया है, किस तापमान पे K1 बराबर K2 होगा, लिख लेंगे सब, किस तापमान पर K1 बराबर K2 होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T बराबर 10 सेकंड पे R इतना है, तो T बराबर 20 सेकंड पे R कितना होगा, R इतना है तो K कितना होगा, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। प्रथम कोटि का क्वेश्चन आ गया, तो
पहले तो पॉज द वीडियो एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान है। डेल्टा एच कितना है? -40। हमें EAF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? EAF दिया हुआ है अग्र दिशा का, और पश्चिम दिशा का पूछा है। मैंने किया, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैंने मान लिया ये EAF और ये EAB, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? ये डेल्टा एच इज इक्वल टू -40, EAF माइनस EAB। डेल्टा एच का फॉर्मूला अभी अभी लिखाया, इज इक्वल टू EAF माइनस EAB। हमें -40 ये भी क्यों बोला? क्योंकि अभिक्रिया को उल्टा कर दिया है। अरे भाई, आगे वाली अभिक्रिया के लिए 70 है, तो पश्च अभिक्रिया के लिए कितना हो जाएगा? ये तो है। अग्र दिशा की अभिक्रिया, अग्र दिशा की अभिक्रिया के लिए 70। अच्छा, इसे उल्टा कर दिया इसी अभिक्रिया को, तो पश्चिम दिशा के लिए हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कहानी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहां पे -40 इज इक्वल टू EF कितना है? 70 माइनस EAB निकालना है। EAB इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी EAB कितना आ जाएगा? 110, जो भी मात्रा के वो आ जाएगी। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, EF 100 है, EAB 60 है, डेल्टा एच बराबर EF माइनस EAB। सेम क्वेश्चन है, कड़ी लिया होगा। डेल्टा एच बराबर EAF माइनस EAB, अभी अभी फॉर्मूला लगाया, 100 माइनस 60, तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो समीकरण है हमें याद है, तो हमने ऐसा कैसा रिलेशन लिखा था? ऐसा कैसा रिलेशन क्या लिखा था? लॉग के बराबर माइनस ई, अच्छा लॉग है यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस ई अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस लॉग के, ठीक है। केवल हमें तुलना करनी है, इसकी इससे तुलना करनी है। तो -2000 किसके बराबर हुआ है? 2000। देयरफॉर ये अपॉन 2.303 r बराबर 2000, इसकी तुलना कर ली इससे, तो ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये बराबर 2.303 r इंटू 2000। r का मान किसमें निकालना है हमें? किलो कैलोरी। r का मान होता है 2 इंटू 2000, ठीक है। अच्छा, किलो में करना है इसलिए 1000 से भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है। अब आपके पास एंड अगला हमारे पास क्या? लॉग के बराबर क्या दिया है? अगर हम तुलना करें, ये रहा 6, लॉग के बराबर 6, तो के बराबर 10 की घात 6 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। हमने क्या किया? ये 6 किसके बराबर है? दिख भी रहा है, लॉग के बराबर, लॉग के बराबर 6। जब लॉग इधर से इधर जाता है तो 10 की घात में चला जाता है, अगर ln जाता है तो किसमें जाता है? e की घात में। मैंने इसी चैप्टर बता दिया है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। अच्छा, जिन लोगों को r का मान नहीं पता, r का मान लिख लो, 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 25/3 होता है। 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है। और तीसरा होता है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति मोल प्रति केल्विन। तो ये कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1/12। लिख लो इसे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रथम कोटि, अच्छा ये रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 400 किलोजूल पर मोल है। के इतना दिया है, ए इतना दिया है, तो के ज्ञात कीजिए यदि टी बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर टी इनफाइनाइट कर देंगे तो अब ए के कितना होगा? अब के कितना होगा? या तो के का फॉर्मूला लिख लें, के बराबर लॉग में लिख लें, लॉग के बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग ए, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, k बराबर a e की घात माइनस e अपॉन आर टी। ठीक, यही है। अच्छा, किसी को भी अनंत से भाग दो, देखो ध्यान से सुनना, t अनंत है, अब t को अनंत कर दे, यहां कर दे तो ज्यादा बेटर है और यहां कर दे तो दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, इससे करके दिखा देता हूं, फिर उससे दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है, t बराबर अनंत कर दो, किसी को भी अनंत से भाग दो, पहले आधे से करते हैं, ठीक है, फिर दूसरे आधे से करके मैं वापस से दिखा देता हूं। देखना भाई, log के पहला वाला भाग कर रहे हैं, माइनस किसी को भी अनंत से भाग दो तो बटे अनंत कर देंगे, ये बटा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, डायरेक्ट लिख दें। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही है, बराबर log a, तो k बराबर a आ जाएगा। तो जो k का मान है वो a का मान, a का मान 10 की घात 16 है, k का मान भी a आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर a आ जाएगा हमारे पास, k बराबर 10 की घात 16 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा वापस से देखना, सेकंड वाले केस में भी यही आंसर आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो, वापस से सेम आंसर आएगा। अब उससे कर लेते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया, इसको वापस से कर लेते हैं। ln k बराबर a e की घात माइनस e अपॉन आर टी, वैसे वैसे ही है, e की घात जीरो, किसी की भी घात जीरो, 1 होता है तो e की घात जीरो कैसे आएगा, अनंत से भाग देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो e की घात जीरो कितना होगा, 1, k बराबर a आ जाएगा, सेम है। क्लियर है? कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5 किया आपने, कैसे किया देखना। प्रथम कोटि अभिक्रिया में इतने प्रतिशत दिया है और ये कहां लिखाया था मैंने, नोट डाल के। अच्छा, नोट एक और लिखूंगा अभी, पहले तो ये लिखूं, e की घात माइनस e अपॉन आर टी क्या बताता है, ऐसे अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर से ज्यादा है। कितने अणु सक्रिय हैं, कितने अणु सक्रिय होंगे ये बताना है, ये हमें बताना है कितने अणु सक्रिय हैं, तो 10 की घात माइनस 18%, यही है। सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले इसको ले जाओ, इधर आएगा, नीचे जाएगा 10 की घात माइनस 20, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस ये अपॉन आर टी बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा ln 10 की पावर माइनस 20, ठीक है, ये आएगा, देख लो भाई, बिल्कुल सिंपल है, यहां से यहाँ ln जाता है, ठीक है, ln को log में कर लेंगे, वो बात अलग है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस EA अपॉन आर, किसमें निकालना है, किलो जूल में, आर की वैल्यू 8.314, तापमान कितना दिया है केल्विन में, तापमान नहीं दिया है, टी की टर्म में आंसर दे देंगे, तो तापमान ले लो, मान लो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना ले, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो 300 केल्विन, कोई बात नहीं है, अगर तापमान की टर्म में भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, ln 10 आ जाएगा, ठीक है, ln को log में कर दो, माइनस से माइनस कट गया, ln को log में करोगे आता है आपको, क्या करते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 8.314 इंटू 300 इंटू 20 इंटू 2.303, log 10 कितना होता है, 1, ठीक है, तो उसे हटा दो, log 10 1, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां लिख लेता हूं, इंटू, अगर नहीं दिख रहा है तो ये लो, 2.303 log 10, log 10 कितना हो जाएगा, 1, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, इजी है, अगर आप देखो क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो फायदा होगा, मैं सॉल्व करूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अब बाकी बच्चे वे दो करो, खुद से करोगे तो फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7, K1 दिया है, K2 दिया है, दोनों को बराबर कर दो, तापमान अपने आप आ जाएगा, K1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6, K1 बराबर K2 कर दो, K1 का मान क्या लिख देंगे, 10 की घात 16 e की घात माइनस 2000 अपॉन टी इजिकल्स टू 10 की घात 15 e की घात माइनस 1000 अपॉन टी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 10 की घात 16 10 की घात 15
ई की घात माइनस 1000 अपॉन टी, ई की घात माइनस 2000 अपॉन टी, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी 16 माइनस 15, तो ई की घात 2000 अपॉन टी प्लस 1000 अपॉन टी, ठीक है। तो कितना आएगा 10 इज इक्वल्स टू ई की घात 1000 अपॉन टी, ये माइनस है, ये तो माइनस ही रहेगा, ये नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ई को इधर लिया हो ln 10, वापस से वही ln 10 बराबर 1000 अपॉन टी, ये लो तापमान आ गया, टी बराबर 1000 अपॉन 2.303 log 10, तापमान आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये मैं रख कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टी बराबर 10 सेकेंड आर 0.2 है, एट टी बराबर 20 सेकेंड आर 0.1 है, की निकालना है। 10 सेकेंड पे आर कितना है 0.2, 20 सेकेंड पे आर कितना है 0.1, तो हमारे पास इसमें आर का फॉर्मूला लगाते हैं प्रथम कोटि का, आर बराबर के इंटू सी टी, याद करो आर बराबर के इंटू ए की पावर 1, यानी आर बराबर हम क्या लिखते थे, के इंटू सांद्रता की घात अभिकारक की सांद्रता की घात 1, तो हमारे पास आ जाएगा आर बराबर के सी टी। इस फॉर्मूले को सी टी का मान डाल दो तो आर बराबर के सी नॉट ई की घात माइनस के टी आ जाएगा, हाँ या ना। अब क्या करेंगे बताओ भाई, आर बराबर इस देयरफॉर, अब इस फॉर्मूले को 2 बार लिख दो क्योंकि 2 अलग अलग आर दिए हुए, आर बराबर के सी नॉट ई की घात माइनस के टी, आर बराबर के सी नॉट ई की घात माइनस के टी, सी नॉट के कट जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना है, शुरू में आर का मान है 0.2, बाद में आर का मान कितना है 0.1, ई की घात माइनस पहले टाइम है 10 सेकेंड 10 टी, बाद में टाइम कितना है 20 टी, 20 टी ऊपर जाएगा ये आएगा 2, यह आ जाएगा ई की घात 20 टी माइनस 10 टी, 2 बराबर ई की घात 10 टी, इधर आएगा ln 2 बराबर 10 टी, टी बराबर 1/10 ln 2 क्या होता है 0.693, पूरा सॉल्व कर दो 0.693 बटा 10, ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.0693। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन 180021217999। थैंक यू।